So we will start with next chapter, that is gravitation, chapter number 5. तो ग्रेविटेशन में बेसिकली हमको स्टडी करना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने स्टडी किया था फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे स्टडी करोगे फोर्सेस बिटवीन टू मासेस। अगर हमारे पास दो मास है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है। देखो चार्जेस और मासेस में जो फोर्स है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटीज भी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको याद होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between the two charges. Gravitation में gravitational force is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of distance between two masses. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको तुम कूलम्ब लॉ बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर। अगर चार्जेस सेम टाइप के हो गए तो रिपल्सिव, अगर अपोजिट हुए तो अट्रैक्टिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। देन अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। लेकिन मासेस के केस में ऐसा नहीं होता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज सेम इररिस्पेक्टिव कि दो मासेस के बीच में मीडियम है या नहीं है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है, हम लोग देखेंगे आगे जाके। पर ग्रेविटेशन में सबसे पहला टॉपिक जो आपको सीखना है वो है केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन। और आपको शायद पता ही है ये केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स जो लॉज है बेसिकली ये प्लैनेट का मोशन बताते हैं अराउंड सन। तीन लॉ है टोटल। केप्लर्स फर्स्ट लॉ जिसको तुम बोलते हो लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि वो आपको ऑर्बिट का शेप बताता है। दूसरा लॉ है केप्लर सेकंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। और ये जो तीनों के तीनों लॉ है ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में सीखने हैं, क्योंकि केप्लर लॉ जो है ये सारे ऑब्जर्वेशनल बेस्ड। मतलब जब केप्लर ने लॉज लिखे तो वो उसने पहले बहुत सालों तक प्लैनेट्स के मोशन को स्टडी किया और उस मोशन से मतलब ट्रैजेक्टरी से ये लॉ उसने लिखे, डिराइव नहीं की। तो दिस लॉज आर बेस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन। तो आपको ये तीन लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट पता हुआ तो भी सफिशिएंट। मतलब आपको इसको कहीं पे भी प्रूव नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज्ड टू प्रूव। तो पहला लॉ केप्लर्स का पहला लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर्स फर्स्ट लॉ जिसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हो, ये आपको बेसिकली बताता है शेप ऑफ ऑर्बिट। तो इट स्टेट्स दैट क्या क्या बताता है आपको, क्या बताता है? ऑल द प्लैनेट्स मूव इन elliptical path around the sun with sun sitting at one of the foci। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट है उसका शेप सर्कुलर नहीं है, क्या है? इलिप्टिकल। एंड सन सिटिंग एट वन ऑफ द फोकाई, इसका मतलब बताता हूं मैं। वन ऑफ द फोकाई क्यों बोला है देखते हैं। तो बेसिकली सपोज ये है प्लैनेट का ऑर्बिट, दिस इज ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट विच इज इलिप्टिकल। किसी भी इलिप्स के दो फोकस होते हैं। अभी दो फोकस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक फोकस है एस, ये एक फोकस है एस डैश। व्हाट डू मीन बाय व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकस? व्हाई देयर आर टू फोकाई? इलिप्स के दो फोकाई क्यों होते हैं, क्या रीजन है उसका? व्हाई टू फोकाई? देखो अगर सर्कल लेते हम लोग, इफ वी टेक सर्कल फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सर्कल लेते तो आपको पता है सर्कल के केस में सर्कल के सेंटर से कोई भी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस है? आर।
any point on the circumference of circle is at same distance from center of circle and that distance is radius of circle. लेकिन अगर तुम इलिप्स की बात करोगे ना, इलिप्स में ऐसा नहीं है। इलिप्स में अगर तुम यहां से भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इलिप्स के केस में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज नॉट सेम। तो हम यहाँ पे दो फोकाई डिफाइन करते हैं। फोकाई का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल समझ लो। सपोज एक पॉइंट है ए, तो एस ए और एस डैश ए, और एक दूसरा पॉइंट है बी, कहीं भी ले लो एक बी पॉइंट, तुमको जहां लेना है वहां ले लो, बी, एस बी और एस डैश बी। तो एस ए प्लस एस डैश ए इज इक्वल टू एस बी प्लस एस डैश। तो जो दो फोकस होता है ना, वो दो फोकस, वहां से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस को तुम ऐड करोगे, जैसे ए पॉइंट था, ऐड कर दिया, कितना आ गया, एस ए प्लस एस डैश। और कोई भी और पॉइंट ले लो, दूसरा पॉइंट ले लो, बी पॉइंट, तो एस बी और एस डैश बी इसको ऐड किया तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है। वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं दो फोकाई का मतलब क्या, सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए। तो फोकस आर टू पॉइंट सच दैट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, राइट, अगर आप उस पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हो एस से और एस डैश से और ऐड कर रहे हो, और किसी एक दूसरे पॉइंट का ले रहे हो एस और एस डैश से, इसको ऐड कर रहे हो, तो ये सेम आता है। इसको बोलते हैं टू फोकस। नहीं पता होगा तो डज नॉट मैटर, सिर्फ ये पता होना चाहिए द शेप ऑफ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। तो जो पहला आपका लॉ है, जिसको तुम लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑर्बिट इट टेल्स यू दैट all the planets revolve around sun in an elliptical orbit with sun sitting at one of the foci. So all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit with sun sitting at one of the foci, मतलब with sun at one of the foci, गुड, क्लियर, हाँ सिंपल है, सिर्फ शेप बता दिया उसने, क्या शेप है? इलिप्टिकल। तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। डन, खत्म, गुड। अब फॉर एग्जांपल कोई भी प्लैनेट लेता हो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट लेट अस से अर्थ, ये प्लैनेट, तो ये जब इलिप्टिकल ऑर्बिट परफॉर्म करेगा तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जो सन से नियरेस्ट है, इसको बोलते हो पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। सो द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ a planet in its orbit from sun is called as perihelion। और जो farthest point होता है ना, उसको बोलते हैं एपहेलियन। क्या बोलते हैं उसको? एपहेलियन, एपहेलियन। गुड। सो द नियरेस्ट पॉइंट of the orbit from the sun is known as perihelion, and the farthest point is known as, क्या बोलते हैं इसको? एपहेलियन, is known as एपहेलियन। हेलियन का मतलब होता है सन, पेरी मतलब नियरेस्ट, एप मतलब फारदेस्ट। तो पेरी हेलियन मतलब नियरेस्ट पॉइंट और एप हेलियन मतलब फारदेस्ट पॉइंट। अब हम आगे जाके हम सैटेलाइट्स की बात करेंगे। देखो प्लैनेट लाइक जैसे कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, सिमिलरली सैटेलाइट जैसे कि मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, है ना।
और जरूरी नहीं कि मून, हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी तो लॉन्च करते हैं ना, बहुत सारे सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, वो उसका ऑर्बिट ऐसा है, उसका ऑर्बिट भी इलिप्टिकल है, हो सकता है। तो जो नियरेस्ट पॉइंट है सैटेलाइट का, उसको बोलोगे पेरीजी। पेरीजी, क्योंकि पेरी मतलब अब नियरेस्ट, और जियो मतलब अर्थ। पढ़ा था ना जियोग्राफी, जियो वो मतलब होता है अर्थ, राइट। सिमिलरली जो फारदेस्ट पॉइंट आएगा उस केस में, उसको बोलोगे एपोजी। क्या बोलेंगे? एपोजी। तो अगर प्लैनेट का ऑर्बिट है अराउंड सन, तो पेरिहेलियन एंड एफहेलियन, क्योंकि हीलियोस, हीलियन मतलब होता है सन। और अगर सैटेलाइट का ऑर्बिट है अराउंड प्लैनेट, जैसे कि हमारा नेचुरल, हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए छोड़ते हैं ना, जीपीएस के लिए छोड़ते हैं, तो उस सैटेलाइट का अर्थ से नियरेस्ट पॉइंट जो होगा तो क्या बोलोगे? पेरिजी। और फारदेस्ट एपोची। वो हम बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल तो हम लोग केप्लर लॉ पे ध्यान देते हैं। सही है। ये इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ, एंड आई जस्ट ट्राई टू फॉलो डायग्राम ऑफ द बुक। तो इसको मैं पी बोल देता हूँ पॉइंट, ये पेरिडी पी है, ये एपो, ये पेरिहेलियन पी है, ये एपहेलियन ए है। तो जो पी से ए तक का डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। तो मैं यहाँ साथ साथ में लिख देता हूँ क्योंकि आपको काम में आएगा ही आगे। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट राइट इट डाउन। पी इज पेरिहेलियन, ए इज एपहेलियन, पी टू ए डिस्टेंस, पी टू ए डिस्टेंस क्या बोला इसको मैंने? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस का हाफ उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। तो अगर मैं मान लू ये सेंटर है, इसको मैं ओ नाम देता हूँ, ओ, राइट। तो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस कौन कौन हो गया? हाँ, कौन कौन आ गया? पीओ या फिर ओ ए। पीओ और ओ ए, इसको हम डिनोट करेंगे ए से, और इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मेजर एक्सिस। सिमिलरली एम और एन नाम दिया है इसको मैंने, चलो ठीक है। मैं सिर्फ ये जो पॉइंट को नाम दिए वो आपके बुक का फॉलो कर रहा हूँ। ये एम है, ये एन है। देखो पी ए, ये बड़ा एक्सिस था, इसके लिए क्या बोला? मेजर एक्सिस। एम एन छोटा है तो क्या बोलोगे? माइनर एक्सिस। तो एम एन ये है माइनर एक्सिस। और माइनर एक्सिस का आधा क्या होगा? सेमी माइनर एक्सिस। तो एमओ और ओ एन, इसको डिनोट करते हो बी से, और इसको बोलते हो सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, बराबर। तो इसको बी से डिनोट करेंगे, इसको ए से डिनोट करेंगे। क्लियर है तो? पक्का पक्का। ओके। तो व्हाट इज मेजर एक्सिस टू ए? व्हाट इज माइनर एक्सिस टू बी? क्लियर, राइट। इजी है, टू सिंपल। ये था पहला लॉ, बस इतना ही पता होना चाहिए। केप्लर्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट, all the planets revolve around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. Since the orbit is elliptical, the nearest point of the planet from sun is called as perihelion, and the farthest point is called as aphelion. The distance between perihelion and aphelion is called as major axis. Half of major axis is called as semi major axis, right? और जो छोटा एक्सिस है, माइनर एक्सिस, उसके हाफ को बोलते हो सेमी माइनर एक्सिस। फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे, के प्लस सेकेंड लॉ। इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। के प्लस सेकेंड लॉ, के प्लस सेकेंड लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हो। अब लॉ ऑफ एरिया का मतलब क्या है वो भी समझना अच्छे से। सिंपल, देखो अब पहले तो तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड देन थोड़ा सा
मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा क्योंकि वो जनरल नॉलेज हो गया अब। जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा पता होना भी चाहिए, बिकॉज दैट इज बिकम जनरल नॉलेज। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो शेप है, इलिप्टिकल शेप जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इलिप्टिकल शेप है ना, इलिप्टिकल शेप ऑफ ऑर्बिट, वो है तो हम लोग इस प्लेनेट पे है। वो नहीं होता तो शायद हम लोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो शेप है वो डिसाइड करता है सीजन। सीजन है, ठंड गर्मी, इट इज ऑल डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर शेप। बताता हूँ क्यों, बताता हूँ मैं क्यों। आई टेल यू व्हाई, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो। देखो सबसे पहले, व्हाई व्हाई सीजन्स, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर अर्थ। देखो ऐसा है, अर्थ का एक्सिस, अर्थ का एक्सिस ऐसा नहीं होता है, वो टिल्टेड होता है, पता है? व्हाट इज द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिल्ट? टिल्ट मतलब क्या होता है? टिल्ट, झुकना। ये है गया हमारा सन, ये है सन का एक्सिस। सन रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अराउंड। हमको सन के एक्सिस से फिलहाल लेना देना नहीं है। वी आर वरीड अबाउट अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना, वो वर्टिकल नहीं है, नॉट वर्टिकल। ये वर्टिकल से 24 डिग्री पे होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर सकते हो, तो क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन मिल जाता है क्या? गूगल सब बता देगा आपको। एज फार आई रिमेम्बर, मैं फिर भी चेक कर देता हूँ। टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, मिल जाएगा आपको यहाँ पे, लिखा होगा कहीं पे। तो 23.5, मैंने 24 बोला, 23.5। तो अर्थ का जो एक्सिस है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा टिल्टेड है, टिल्टेड टिल्टेड है। कितने पे टिल्टेड है? 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स। मतलब अर्थ इज नॉट रोटेटिंग लाइक दिस, बट अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। तो अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। अब इससे क्या होता है, इससे सीजन्स का क्या रिलेशन आया? अब बहुत बड़ा रिलेशन है सीजन से। तो ये अर्थ का टिल्ट है। अब एज यू नो, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिट? क्या है शेप ऑफ ऑर्बिट? इलिप्टिकल है। तो शेप ऑफ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। ठीक, शेप ऑफ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। वेरी गुड। अब इमेजिन, दिस इज ऑफ कोर्स, ये अर्थ हो गया। ओके, अब अच्छा है, बेटर ऑफ नंबर 1। नंबर 1 जो सेकेंड लॉ के साथ कनेक्टेड भी है, ये जो प्लैनेट है ना, जैसे अर्थ, इसका स्पीड हर जगह पे सेम नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स, फोर्स कम, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। जैसे जैसे ये ऑर्बिट कर रहा है ना अर्थ, तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ता है। याद रखना, यहाँ स्पीड बढ़ता है, यहाँ स्लो डाउन होता है, और यहाँ पे एकदम ही स्लो हो जाता है। फिर स्पीड बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, फास्ट आता है, फिर स्लो डाउन होता है। ये है ऑर्बिट। फिर फास्ट होगा और फिर दिस इज हाउ अर्थ गोज अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। जब अर्थ यहाँ होता है, पेरिहेलियन पे होता है, हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि पता है कि अर्थ को हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो जब अर्थ अपने पेरिहेलियन पोजीशन पे होता है, तो वो दिख रहा है नॉर्थ इज डायरेक्टली फेसिंग सन। तो सन का हीट ज्यादा आता है यहाँ पे। हमारे लिए वो होता है मार्च अप्रैल मई का मंथ, राइट? तो मार्च मतलब यहाँ से शुरू हुआ, अप्रैल मई यहाँ तक आया,
तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब लगभग अभी यहाँ अप्रोक्सीमेट जनवरी आते आते यहाँ तक आ जाता। तो अब तुम देखो नॉर्थ सन से दूर की तरफ फेस है, तो सनलाइट कम पड़ेगा, और सनलाइट कम पड़ेगा इसलिए तो हम बोलते हैं ना दिन छोटे होते जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती है वो, बिकॉज सनलाइट कम आ रहा है। और इसी टाइम पे साउथ में, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, मतलब सीजन उल्टे चलते हैं। हाँ लेकिन एक चीज है, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि क्योंकि रिमेम्बर रिमेम्बर डिस्टेंस कम था, पेरियलियन था, रिमेम्बर डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये पता, अगर आपको फ्यूचर में फॉरेन ट्रैवल करना तो ये पता होना चाहिए। नहीं नहीं तो हो जाता है बड़ा प्रॉब्लम। व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे को तो साउथ कंट्री में गया मैं, साउथ इक्वेटर के नीचे, और मैं गया था यहाँ से आई थिंक अप्रैल के महीने में। अपने यहाँ से बड़ी गर्मी, तो मैं जस्ट वेंट इन वन टी शर्ट, उधर गया तो ठंड ही ठंड। तो सीजन उल्टे चलते हैं, तो ये इसके लिए होता है। नंबर टू, लोग जब जब इस पार्ट में है ना, प्लैनेट मतलब अर्थ, सनलाइट ज्यादा आ रहा है, गर्मी ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे पानी का इवापोरेशन स्टार्ट होता है। जो तुम्हारे ग्राउंड वाटर फोर्सेस है, रिवर हो गया, ओशन हो गया, वहां का पानी इवापोरेट होता है। और इवापोरेट होने के बाद इवापोरेट होना मतलब बेसिकली वेपर बनना, और ये वेपर अर्थ से ऊपर की तरफ उठने लगता है। जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जा रहे हैं वेपर, वो एनर्जी लूज करते जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है वेपर का। और जब टेम्परेचर कम होता है वेपर का, तो वाटर वेपर वापस से बन जाते हैं लिक्विड, मतलब गैस से वापस बन जाए लिक्विड, राइट। तो यहाँ तक आते आते वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है, फिर पड़ती है बारिश। मतलब हमारे यहाँ पे मई जून जुलाई अगस्त, इस बार नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग। हमारे यहाँ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश नहीं हुआ, कहीं और ज्यादा हो। तो ये सीजन्स दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस शेप। चलो अब कनेक्ट करते हैं सेकेंड लॉ से। अब देखो, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, सेकेंड लॉ से कनेक्ट करो। अब अगर अगर शेप ऑफ ऑर्बिट इलिप्टिकल नहीं होता और सर्कुलर होता, आपने मोशन इन 2D में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? रेड आई तो इक्वल रहेगा ही, स्पीड सेम होता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circle or along the circumference of circle with constant speed। अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता तो ये जो प्लैनेट है ना, इसका स्पीड सेम ही होता। मतलब प्लैनेट अपने ऑर्बिट में कहीं पे भी है, उसका स्पीड सेम है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम, और डिस्टेंस सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है तो स्पीड सेम, क्योंकि फोर्स डिसाइड करता है स्पीड, राइट, करेक्ट। और अगर ऐसा होता तो मान लो, इमेजिन इमेजिन ऑफकोर्स मानना पड़ेगा, अर्थ का एक चक्कर अराउंड सन मतलब 1 साल, तो आधा चक्कर मतलब हाफ ईयर, 6 मंथ, तो 1/4 मतलब 3 मंथ्स, कितना, 3 महीने। तो इमेजिन हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर हर 3 महीने में कितना एंगल कवर करेगा, 90। मतलब रेडियस वेक्टर जो है ना, इट इज स्वीपिंग, स्वीप करना मतलब कवर करना, इट इज स्वीपिंग इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर 3 महीने में या हर 1 महीने में या हर 15 दिन में या हर 2 महीने में रेडियस वेक्टर सेम एरिया ही कवर करेगा। पहले 3 महीने में इतना किया, तो अगले 3 महीने में इतना किया, उसके अगले 3 महीने में इतना। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ऑब्वियस सी चीज लगती है हमको। क्यों ऑब्वियस है?
क्योंकि शेप क्या है, सर्कुलर, और अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता तो स्पीड क्या होता, सेम। लेकिन रियलिटी में ऑर्बिट सर्कुलर है क्या? सर्कुलर है क्या ऑर्बिट? नहीं, तो क्या है ऑर्बिट? इलिप्टिकल। और मैंने अभी बताया इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से क्या होता है, क्या होता है, स्पीड सेम नहीं होता। तो स्पीड वेरी करता है, जैसे जैसे प्लैनेट सन के पास में आएगा स्पीड बढ़ेगा और फिर स्लो हो जाएगा और फिर बढ़ने लगेगा और फिर स्लो हो जाएगा, राइट? तो इफ इफ वी वांट टू सी, सपोज प्लैनेट था ए पोजीशन पे, मान लो एक गिवन टाइम के बाद, मान लेते 2 महीने के बाद वो आ गया बी पोजीशन पे। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है जो सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करती है। ये जो लाइन है जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, इसमें एक एरिया कवर कर लिया। इस एरिया को मैं बोल देता हूँ A1। कितने महीने में किया? मान लो 2 महीने में। कुछ तो टाइम इंटरवल लेना है, 2 महीने बोल दिया मैंने, 2 महीने में। अब इमेजिन ये जो प्लैनेट है ना, वो यहाँ पे था, यहाँ पे कहाँ पे था? सी पॉइंट पे। और ये जो लाइन है जो सन को और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, वो 2 महीने में प्लैनेट आ गया यहाँ पे और उसने एरिया कवर कर लिया A2। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो एरिया A1 है और ये जो एरिया A2 है, क्या वो एरिया सेम होगा कि नहीं? होगा या नहीं होगा? अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता और टाइम इंटरवल सेम लेते तो होता, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड हर जगह पे क्या था, सेम। मतलब कोई भी प्लैनेट हो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। यहाँ पे स्पीड सेम है क्या? नहीं। टाइम सेम है, यस। तो ए से बी जाने में 2 महीने लगे, सी से डी जाने में भी 2 महीने लगे। तो माय क्वेश्चन इज, आर दीज टू एरियाज A1 एंड A2 सेम और नॉट? सेम होते हैं। यही आपको बताता है सेकेंड लॉ। तो केपलर सेकेंड लॉ को ये बताता है, द एरिया स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट मतलब पता है, स्वेप्ट मतलब कवर करना। झाड़ू लगाने को क्या बोलते हो? स्वीप करना। स्वीप मतलब कवर करना। तो एरिया स्वेप्ट बाय, किसने एरिया स्वेप्ट किया? लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट। तो area swept by line joining sun and planet covers equal areas in equal intervals of time। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो शेप ऑफ ऑर्बिट भले ही इलिप्टिकल है लेकिन एरिया क्या है, सेम है। बराबर। तो सेकेंड लॉ इज, द एरिया स्वेप्ट बाय, द एरिया स्वेप्ट बाय, किसने स्वीप किया एरिया? किसने स्वीप किया एरिया? बाय द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन कर रहा है? लाइन, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, एंड द प्लैनेट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। गुड, बराबर, सही। The area swept by the line joining the sun and the planet covers equal area and equal intervals of time। या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो, तो एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, ये जो तुमने लाइन ज्वाइन किया ना सन से प्लैनेट तक, इसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं। और तुम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हो। तो मैथमेटिकली शो कर सकते हो कि ये जो एरिया स्वेप्ट हुआ ये इक्वल है। अब शो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट का नॉलेज, और वेक्टर प्रोडक्ट का नॉलेज आपको है ऐसा मैं अज्यूम करो, चेक कर लेता हूँ। कितने टाइप के तुमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीखे? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में क्या क्या मिलता है? डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड। क्रॉस प्रोडक्ट का एक सबसे आखिरी प्रॉपर्टी हमें सीखा था। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है और अगर वो दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले तो बताओ कौन सा लॉ लगता है? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ।
तो मेरे पास अगर दो वेक्टर्स है एंड बोथ दो वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एक काम करता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको देता हूँ पी वेक्टर, इसको बोल देता हूँ मैं क्यू वेक्टर। इन दोनों में एंगल थीटा है, ठीक है, बराबर। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम? व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? ऑफ कोर्स क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में। मैंने इसके लिए बोला था, इसके लिए मैंने बोला था कि आप लोगों को बेसिक्स पता होना ही चाहिए। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए बार डॉट बी बार? ए बी cos थीटा। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार? ए बी sin थीटा एन कैप। क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर होता है, ए बार डॉट बी बार स्केलर होता है। तो ए बार डॉट बी बार को तुम ए बी cos थीटा लिखते हो, चलता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन होता ही नहीं है। लेकिन तुम जब ए बार क्रॉस बी बार लिखते हो तो ए बी साइन थीटा होता है उसका मैग्नीट्यूड, और एन कैप होता है डायरेक्शन। बेसिक्स पता नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होने वाला है। एक तो बेसिक्स एक तो बेसिक्स क्लियर नहीं है। हाँ। नंबर टू, क्लास में ध्यान नहीं है, और लक्ष्य असू दिया। अब मैं जितना स्लो कर सकता हूँ उतना स्लो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, इससे क्या फ्लो जाए, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतने एक आवर में ना हमारा केपलर लॉ के बाद का टॉपिक भी खत्म हो जाए इन 1 आवर। लेकिन मैं बार बार, इट्स नॉट टू डिमोटिवेट यू, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं, क्या बोल कर झूठ बोल के करूँ क्या मैं, मार्क्स कम मिलेंगे। बेसिक्स नहीं पता है ना तो मुश्किल होगा। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर पी बार क्रॉस क्यू बार है तो बाय डेफिनेशन पी क्यू साइन थीटा विद सम डायरेक्शन। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो पी क्यू साइन थीटा, बराबर। इसका एरिया के साथ क्या रिलेशन आया बताता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये हाइट h बोल दिया। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है ना वो, बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं? बेस क्या है इसका? ओबी। हाइट क्या है इसका? एडी। लेकिन ओबी ये कौन सा वेक्टर है? मतलब ओबी एक क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, पक्का है ना? है। एडी क्या है? एच। अभी एच कैसे निकालोगे? साइन थीटा, और साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन, तो एच अपॉन ओ ए। लेकिन ओ ए कौन है? पी। पी पी बार का मैग्नीट्यूड, बराबर। तो साइन थीटा क्या मिल गया तुमको? क्या मिल गया साइन थीटा? एच अपॉन पी। तो एच क्या आ गया? पी साइन थीटा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया क्यू इंटू एच। व्हाट इज एच? पी साइन थीटा। व्हाट इज पी क्यू साइन थीटा? पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड ऑफ पी बार क्रॉस क्यू बार, सही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? हाफ। पी बार क्रॉस बी क्यू बार का हाफ। तो ये पता होगा तो फिर तुम केपलर्स का सेकेंड लॉ मैथमेटिकली प्रूव कर पाओगे। सॉरी, तो मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा आपको केपलर का सेकेंड लॉ। वेल, ओरिजिनली स्पीकिंग जब शुरू में केपलर ने ये लॉ मेंशन किया था, इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस।
लेकिन जैसे जैसे मैथ्स डेवलप हुआ हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। तो जरा सोचो और सोच के बताओ कि ए टू बी जाने में एरिया और सी टू डी आने में एरिया सेम है, ये कैसे शो करोगे? सोचो और सोच के मुझे बताओ कैसे शो करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, दो का होता है ना, उसमें से एक वेक्टर तो है, क्या है? आर बार। और आपको, अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है? टेंजेंशियल। क्या होता है? टेंजेंशियल। क्या होता है? टेंजेंशियल। तो ए पॉइंट पे मान लेते हैं वेलोसिटी v है, मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। फिर आई नो, मुझे पता है कि ये प्लैनेट स्ट्रेट लाइन में नहीं गया, प्लैनेट ऐसा गया, मुझे पता है। लेकिन ये ए टू बी डिस्टेंस हम स्मॉल लेते हैं। क्यों स्मॉल लेते हैं? क्योंकि टाइम इंटरवल स्मॉल है। टाइम इंटरवल क्या है? स्मॉल है। बराबर। टाइम इंटरवल डेल्टा टी है। क्या है? डेल्टा टी। क्या है? डेल्टा टी। व्हाट इज डायमेंशनली वेलोसिटी इनटू टाइम? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, टाइम है सेकंड, तो क्या आ गया? मीटर आ गया। मीटर आ गया। अब मीटर, मीटर क्यों लाना है उसका भी रीजन है, बताता हूँ क्यों लाना है। बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दो तो समझेगा। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो हमने ना शुरू में ही एक चीज बोली थी, याद होगा अगर, तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, बराबर, तो डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त और क्रॉस प्रोडक्ट लेते वक्त दोनों वेक्टर अलग अलग टाइप के चलते हैं। चलते हैं कि नहीं? दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते वक्त दोनों वेक्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कैन बी। सिर्फ ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त दे शुड बी ऑफ सेम टाइप। करेक्ट। हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेने वाले हैं कि ऐड करने वाले हैं? प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो दोनों वेक्टर सेम टाइप के चलेंगे, डिफरेंट टाइप के भी चलेंगे। सेम टाइप के क्यों चाहिए? व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना? ऐसे होता है ना। लेंथ मतलब लेंथ, ब्रेथ मतलब लेंथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब लेंथ इनटू लेंथ। एरिया, एरिया कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे एरिया? एरिया कैसे निकालते हो? अभी तो लिखा था, कैसे निकालते हो एरिया? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ऐसे ही करते हो ना। बेस मतलब क्या होता है? लेंथ होता है। हाइट मतलब क्या होता है? लेंथ होता है। ऐसे ही होता है, लेंथ ही होता है ना वो। तो ये आर बार क्या है? डिस्टेंस है। मुझे अगर मुझे अगर एरिया निकालना है, तो दूसरा साइड भी क्या चाहिए? डिस्टेंस है। तो दूसरा साइड को डिस्टेंस कैसे बनाऊंगा मैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। बनेगा क्या डिस्प्लेसमेंट? बनेगा। पक्का पक्का बनेगा। श्योर श्योर बनेगा। 100% बनेगा। यस। अब तुमको मैंने बोला था, दो वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, सेम पॉइंट से, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तुमको क्या देता है? दो वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तुमको क्या देता है? दो वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तुमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है ना? हाँ कि नहीं? अभी तो बताया मैंने। अभी बताया कि नहीं? व्हाट इज पी बार क्रॉस क्यू बार का मॉड? एरिया ऑफ अ वेरी गुड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और मुझे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए होगा तो क्या करूंगा मैं? हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं इस वी बार डेल्टा टी को उठा के यहां रख दूं, और अगर मैं इसको भी वहां शिफ्ट कर दूं, तो पैरेललोग्राम बनेगा कि ट्राइंगल बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। ऐसा ही होगा ना? यस और नो?
पक्का, श्योर, 100%, लॉक कर दे, केबीसी वाला लॉक। पीछे नहीं जा सकते फिर बाद में। तो अभी एक बात बताओ, दो वेक्टर है कि नहीं? कौन सा वेक्टर है? एक, हाँ, दूसरा कौन सा है? आर बार। तो ये जो तुमने पी बार लिखा था, पी बार क्रॉस क्यू बार, मैं इसको लिख दूं क्या? आर बार क्रॉस वी बार डेल्टा टी, चलेगा क्या? तो पी बार क्रॉस क्यू बार क्या देता है तुमको? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर आर बार क्रॉस वी बार डेल्टा टी क्या देगा तुमको? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए था? एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए था। तो कैसे करोगे? डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू। आ गया ध्यान में? यस। तो पहले तुमको ऐसा इमेजिन करना पड़ा कि ये वेक्टर v बार डेल्टा टी है, क्योंकि a पे वेलोसिटी v था, a से b में कितने टाइम में गया? डेल्टा टी में। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? v डेल्टा टी। डिस्टेंस में कितना हो गया? v बार डेल्टा टी। फिर ये वेक्टर उठा के तुमने यहाँ इमेजिन किया, ये वेक्टर वहां पे फिर इमेजिन किया, हो गया। इमेजिन हो गया ना? हो गया। अब इसका काम नहीं है, अब इसको यहाँ से हटा। हाँ, अब इसका कोई भी काम नहीं है इधर, हो गया उसका काम, जो था वो कर लिया उसका काम। अभी भूल जाओ। उसका काम क्या था? क्या काम था उसका? हमको बताना। क्या बताना? कि क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ यूज करना है। तो मेरे को अभी आप लोग बताओगे, मुझे अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाँ, क्या क्या? आर बार क्रॉस क्रॉस बी बार डेल्टा टी मॉड डिवाइड बाय टू। बराबर? पक्का? वेरी गुड। और टाइम इंटरवल छोटा है, तो टाइम इंटरवल छोटा है तो एरिया भी छोटा होगा, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल में ए से भी डिस्टेंस स्मॉल हुआ तो एरिया भी स्मॉल हुआ। ऐसा? बराबर? सर सर, पक्का पक्का। अब इसके बाद भी है, पूरा पूरा मैथमेटिक्स है। ये जो डेल्टा टी है ना, ये टाइम है, टाइम स्केलर होता है। तुमने ये भी सीखा था क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर मेरे पास ऐसा है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एम क्या है? स्केलर है। तो ये जो एम है फ्लेक्सिबल होता है, मतलब तुम यहां लिखो कोई बात नहीं, दोनों के बाहर लिख दो कोई बात नहीं। तो स्केलर को तुम पहले वेक्टर के साथ लिख सकते हो, दूसरे के साथ भी लिख सकते हो, दोनों के बाहर भी लिख सकते हो, है ना? इधर वेक्टर कौन है, इधर स्केलर कौन है? टाइम। टाइम क्या है? स्केलर है। टाइम क्या है? स्केलर है। अगर टाइम स्केलर है तो मैं टाइम को मैं इन दोनों वेक्टर के बाहर भी लिख सकता हूं। तो लिख दिया फिर बाहर। बराबर? श्योर श्योर, 100%। यू नो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम सुना है? सुना है? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सुना है ना? व्हाट इज वेलोसिटी? मोमेंटम अपॉन मास। फिर वेलोसिटी की जगह पे, वेलोसिटी की जगह पे वेलोसिटी की जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। मास क्या है? स्केलर है। स्केलर होता है ना मास। तो सुना है क्या? द मास ऑफ बॉडी इज 5 किलोग्राम आई कैप, सुना है था? नहीं। तो मास स्केलर, मैंने स्केलर का अभी रूल बताया, स्केलर फ्लेक्सिबल है। यहाँ लिखो ओके, यहाँ लिखो ओके, बाहर लेके जाओ तो भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करेंगे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, तो एक काम करेंगे ना, इसको बाहर लेके आ जाएंगे। चलेगा ना सब? चलता है कि नहीं? चलता है ना? पक्का चलता है ना? पता है तुमको आर बार प्लस पी बार पता है क्या होता है? मैंने ये भी बताया था, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वेक्टर्स में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वो एंगुलर मोमेंटम हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इस पे। तो डेल्टा ए क्या आ गया? डेल्टा टी अपॉन 2m, डेल्टा टी अपॉन 2m। ये क्या है? आर बार प्लस पी बार क्या है? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। क्या है? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड।
आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी बॉडी हो जो एंगुलर मोशन में है, चाहे वो मोशन इलेक्ट्रिकल है या फिर वो मोशन सर्कुलर है, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आया। देख, मैं मैथ्स का बेसिक बता रहा हूँ तुमको। तुमको क्या शो करना था, A1 और A2 सेम है, तुमको ये शो करना था। तो कैसे शो करोगे, मैथमेटिक्स से शो करोगे। तो अब आपको पता होना चाहिए, अगर बॉडी एंगुलर मोशन में है, चाहे मोशन इलेक्ट्रिकल हो या फिर सर्कुलर हो, वो एंगुलर मोशन ही होता है। चाहे बॉडी सर्कुलर मोशन में हो या बॉडी इलेक्ट्रिकल मोशन में हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। और टाइम इंटरवल तो तुमने सेम ही लिया, तुमने क्या बोला, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी, सी से डी आने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। तो टाइम इंटरवल क्या था, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ प्लैनेट क्या है, कांस्टेंट। तो सब कुछ हो गया कांस्टेंट। सब कुछ कांस्टेंट होने का मतलब पता है क्या होता है, एरिया हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब पता है क्या होता है, जब जब टाइम इंटरवल सेम है, तब तब प्लैनेट हमेशा सेम एरिया कवर करेगा। आ गया ध्यान में, पक्का, हो गया प्रूव। तुमने यही तो बोला, तुमने क्या बोला सेकंड लॉ में, द एरिया स्वेप्ट बाय लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने भी तो वही शो किया कि अगर टाइम सेम है तो टाइम कांस्टेंट है। एल तो वैसे भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए मतलब एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तुमने शो कर दिया, बराबर, करेक्ट। अब थर्ड लॉ हम लोग देखेंगे कल।